हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रोहित। सो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग क्लास 11th मैथमेटिक्स का सेकंड चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन को पढ़ने वाले हैं। जो रिलेशन एंड फंक्शन जो आपका सेकंड चैप्टर है, इसमें हम लोग पहले रिलेशन को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में फंक्शंस को पढ़ेंगे। ठीक है। तो जो आज का वीडियो होने वाला है, इसके अंतर्गत हम लोग रिलेशन को पूरा का पूरा कंप्लीट कर रहे होंगे। देखते हैं हम लोग कंप्लीट कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। अगर नहीं कर पाते हैं तो ये आपको वीडियो जो रिलेशन के ऊपर मिलने वाला है, ये 2 वीडियोस में कंप्लीट हो ही जाएगा। वैसे कोशिश करेंगे कि आज की वीडियो में ही कंप्लीट हो जाए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लगाइए रिलेशन, जिसे हिंदी में बोलते हैं संबंध। तो जैसे कि हमारे डेली लाइफ में जो हमारे फैमिली मेंबर्स होते हैं, उनके बीच में जो रिलेशन होता है, उसी प्रकार से हमारा मैथमेटिक्स में भी नंबरों के बीच में रिलेशन होता है। जैसे कि मेरा नाम रोहित है और मेरे भाई शोभित, मेरे भाई का नाम शोभित है, तो मैं और मेरे भाई शोभित के बीच में कौन सा रिलेशन है? भाई भाई का रिलेशन है। और एक नंबर x है और एक नंबर 8x है, तो x को फर्स्ट नंबर दे दीजिए और 8x को सेकंड नंबर दे दीजिए। तो 8x जो सेकंड नंबर है, तो फर्स्ट नंबर का 8 गुना है कि नहीं? तो इनके x और 8x के बीच में रिलेशन क्या है? तो एक नंबर है वो दूसरे नंबर का 8 गुना है। ठीक है। तो इसी प्रकार से मैथमेटिक्स में भी रिलेशन होता है। तो चलिए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग लगाइए ऑर्डर्ड पेयर, जैसे हिंदी में बोलते हैं क्रमित युग्म। ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर, इसे हिंदी में बोलते हैं क्रमित युग्म, क्रमित युग्म। हम लोगों ने क्लास 10th में कुछ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पढ़ रखा होता है कि कोऑर्डिनेट वगैरह क्या होते हैं, तो वही ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। तो हम लोग पहले आपको बताते हैं ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं। हम लोग एक कार्टेशियन प्लेन बना लेते हैं। ये एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये वाई एक्सिस हो जाएगा, ये माइनस वाई एक्सिस हो जाएगा, ये माइनस का एक्स एक्सिस हो जाएगा। यहाँ पे कुछ नंबर्स होते हैं, जैसे कि 1 2, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। सिमिलरली वाई एक्सिस में भी कुछ नंबर होंगे, 1 2 1 2। तो एक्स और वाई प्लेन में एक हमारा पॉइंट लाई करता है इस प्लेस पे, इस प्लेस पे। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? जैसे ये एक्स एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट है वो 2 कदम चला, यानी कि दो यूनिट चला। 2 कदम मान लीजिए या 2 यूनिट मान लीजिए, तो 2 यूनिट चला। तो ये 2 यूनिट चला ना, एक्स एक्सिस में 2 यूनिट चला। और वाई एक्सिस में कितना चला? वाई एक्सिस में भी कितना चला? 2 यूनिट चला। वाई एक्सिस में भी 2 यूनिट चला। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? 2,2। ये 2 किसे डिनोट कर रहा है? ये एक्स एक्सिस को बता रहा है, और ये किसे बता रहा है? ये वाई एक्सिस को बता रहा है। तो जो ये 2,2 लिखा है, इसे बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर। या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के केस में बोलेंगे, हम इन्हें बोलेंगे कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट पॉइंट। ठीक है। तो ये होता है हमारे क्रमित युग्म। तो ऐसा ही कुछ होता है अपना ऑर्डर्ड पेयर। तो ऑर्डर्ड पेयर आपका हो सकता है 4,2, 2,4, 6,3। ये इस प्रकार से आपका जब लिखा होगा तो आप उसे बोलेंगे ऑर्डर्ड पेयर। तो इसकी एक बेसिक सी मैथमेटिकल डेफिनेशन है, उसे भी लिख लीजिए। जो ऑर्डर्ड पेयर होगा वो आपका एक्स कॉमा वाई के रूप का ही होगा। तो एक्स कॉमा वाई इसके लिए क्या हो जाएगा? एक जनरल टर्म हो जाएगा, हो जाएगा। तब ऑर्डर्ड पेयर को आप ऐसे लिख सकते हैं, एक्स कॉमा वाई इस प्रकार होगा, एक्स बिलोंग्स टू आर एंड वाई बिलोंग्स टू आर। ये आर का मतलब क्या हुआ? आर का मतलब होता है इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है। -1 -2 0 1 2 3 4 कुछ भी लिख सकते हैं एक्स कॉमा वाई के प्लेस पे। ठीक है। तो ये एक बेसिक सी डेफिनेशन हो गई आपके ऑर्डर्ड पेयर की। तो ऑर्डर्ड पेयर आपको समझ में आ गया होगा कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। तो अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट। इरेज करते हैं। सो गाइस, अब आप हेडिंग लगाइए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट, यानी कि 2 समुच्चयों का कार्तीय गुणन। तो लिख लीजिए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स। इसे आप हिंदी में बोलते हैं 2 समुच्चयों का कार्तीय गुणन। आप लिख लीजिएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है?
तो आपको एक सेट ए गिवन होगा और एक सेट बी गिवन होगा। अभी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट की। तो आपके पास में दो सेट होंगे, एक सेट ए होगा और एक सेट बी होगा। तो सेट ए और सेट बी में कुछ एलिमेंट भी होगा। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने के लिए कंडीशन होती है कि जो सेट ए और सेट बी होंगे वो आपके एम्प्टी सेट नहीं होंगे, ठीक है, यानी कि उसके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट जरूर से जरूर प्रेजेंट होने चाहिए। तो सेट ए और सेट बी में कुछ ना कुछ एलिमेंट होंगे, तो उन एलिमेंट का यूज करके आपको क्या बनाने पड़ेंगे, ऑर्डर्ड पेयर बनाने पड़ेंगे। और उन ऑर्डर्ड पेयर को आप सेट के अंदर लिख देंगे, यानी मंझले ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे, जिसे इंग्लिश में हम लोग करली ब्रैकेट बोलते हैं। तो वो आपका क्या हो जाएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ अ टू सेट हो जाएगा। ओके, तो हम लोग उसे एग्जाम्पल के जरिए समझना स्टार्ट करते हैं। तो सेट ए आपके पास में है, उसके अंदर एलिमेंट है आपके 1, 2, 3, ओके। और सेट बी के अंदर आपके एलिमेंट है 4, 5। तो आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है ए इंटू बी का। तो आप कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी भी होता है और बी क्रॉस ए भी होता है, ये दोनों क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। तो जब ए क्रॉस बी लिखेंगे, ठीक है, जब ए क्रॉस बी लिखेंगे तो जो आप ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे, ऑर्डर्ड पेयर में क्या होता है, एक फर्स्ट एलिमेंट होता है, एक सेकंड एलिमेंट होता है एक पेयर में। तो जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो सेट ए से आएगा जब आप ए क्रॉस बी निकाल रहे होंगे। जब बी क्रॉस ए निकाल रहे होंगे तो ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो सेट बी से आएगा और सेकंड एलिमेंट आपका सेट ए से आएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो हम यहाँ पे निकाल रहे हैं ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं। तो ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे, ए क्रॉस बी में जो आपके जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे वो उनमें जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो सेट ए से आएगा। तो हम लोग पहले जानते हैं कि फर्स्ट एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर का वो सेट ए से आएगा। तो सेट ए के एलिमेंट को लेकर जितने पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे उन्हें हम लोग बना लेते हैं और सेट के अंदर करली ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे, तो हमारा ए क्रॉस बी आ जाएगा। तो पहले हम लेते हैं फर्स्ट 1 को लेते हैं, 1 को लेकर देखेंगे कि कितने ऑर्डर्ड पेयर बन रहा है। तो 1, 4 एंड 1, 5 और दो ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे 1 को लेकर। तो हम लोग लिख लेते हैं 1, 4 एंड 1, 5। तो 1 को लेकर हमने पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर जितने थे, दो ही पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर थे वो हमने बना लिए, क्योंकि 1 की पेयरिंग या तो 4 के साथ में हो सकती थी या 5 के साथ में हो सकती थी, तो हमने दोनों के साथ में करा दी। अब सिमिलरली आप 2 को लेंगे, 2 की पेयरिंग आप 4 के साथ करा सकते हैं और 5 के साथ करा सकते हैं। तो पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेंगे, 2, 4 और 2, 5। तो आप लिख लीजिए 2, 4 और 2, 5, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट एलिमेंट पकड़ेंगे 3। तो 3 की पेयरिंग 4 से भी हो सकती है और 5 से भी हो सकती है। तो आपके ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेंगे, 3, 4 और 4, 3, 4 और 3, 5। तो आप लिख लीजिए 3, 4 और 3, 5, ओके। तो ये आपका आ गया ए क्रॉस बी। और बी क्रॉस ए कैसे निकालेंगे, जैसे हमने सेट ए के एलिमेंट को लेकर जितने पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर बनाए थे, उसी प्रकार से आप सेट बी के एलिमेंट्स लेकर आप ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे। बी के एलिमेंट लेकर पॉसिबल जो ऑर्डर्ड पेयर होंगे वो बनाएंगे। बी के एलिमेंट लेकर का क्या तात्पर्य है कि जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो सेट बी से आएगा। समझ में आया? तो हम लोग बना देते हैं, या तो इसकी चलो पहले आपको बता देते हैं जैसे विधिवत। तो आप चार लेंगे, फर्स्ट एलिमेंट 4 लेंगे, 4 को 4 से लेकर जो सेट बी में एलिमेंट 4 प्रेजेंट है उसका इस्तेमाल करके जितने पॉसिबल आपके ऑर्डर्ड पेयर बन रहे होंगे आप उन्हें पहले लिखेंगे। तो 4, 1, 4, 2 और 4, 3 बन रहा है, तो लिख लीजिए 4, 1, 4, 2 या 4, 3, ठीक है। तो 4 को लेके पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर आपने बना लिए। फिर 5 को लेकर पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे। तो 5, 1, 5, 2 और 5, 3 बनेगा। तो हम लोग लिख लेते हैं 5, 1, 5, 2 एंड 5, 3। तो आप क्या करेंगे, अब एक और शॉर्ट ट्रिक आपको बता दे रहे हैं। अगर आपने ए क्रॉस बी निकाल लिया है तो बी क्रॉस ए कैसे निकालेंगे। तो आप क्या करेंगे, ए क्रॉस बी आपने निकाल लिया है, आप इस मेथड से भी कर सकते हैं। आप ऑर्डर्ड पेयर बना लीजिए, दोबारा बना लीजिए, या तो आप ऐसे कर सकते हैं बी क्रॉस ए, आप ऐसे लिख लीजिएगा बी क्रॉस ए, ऐसे जैसे आपने ये बना लिया ना, ए क्रॉस बी बना लिया है। तो बी क्रॉस ए बनाने के लिए क्या करेंगे, ये ऑर्डर्ड पेयर है ना, ऑर्डर्ड पेयर का क्रम परिवर्तित कर देंगे। यानी जो सेकंड एलिमेंट था ऑर्डर्ड पेयर का वो फर्स्ट वाली जगह पे आ जाएगा, ये
फर्स्ट एलिमेंट है, सेकंड एलिमेंट है, तो सेकंड वाला फर्स्ट की जगह पे आ जाएगा, फर्स्ट वाला सेकंड की जगह पे आ जाएगा। तो ये इसकी ऑर्डर्ड पेयर, पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर करने बन जाएंगे 4,1, इस 5,1 हो जाएगा, यहाँ पे 5,1 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 4,2 हो जाएगा, 2,4 था, 4,2,5 को 5,2 लिख सकते हैं, 5,2, और 3,4 को आप लिख सकते हैं 4,3, और 3,5 को लिख सकते हैं 5,3। ओके, तो एक बात हमने आपको सेट पढ़ाते समय बताई थी, जब हम लोग सेट बनाते हैं ना, तो उसमें जो एलिमेंट होता है, एलिमेंट के ऑर्डर को हम ज्यादा महत्व नहीं देते, ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, तो हम कैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन वो एलिमेंट जो बी क्रॉस ए में आ रहे हो, वो एलिमेंट आपके सेट में लिखे जरूर होने चाहिए, ये जरूर होता है, लेकिन ऑर्डर का कोई महत्व नहीं होता है। तो जैसे यहाँ पे बी क्रॉस ए में 4,1 आ रहा है, तो 4,1 यहाँ पे भी आ रहा है, तो हमने क्रम परिवर्तन कर दिया ना बी क्रॉस ए में। तो 4,2 को हमने क्या किया, 4,2 भी आ रहा है, 4,3 आ रहा है, 4,3 भी आ रहा है, 5,1 आ रहा है, 5,1 भी आ रहा है, 5,2 आ रहा है, 5,2 भी आ रहा है, 5,3 आ रहा है, 5,3 भी आ रहा है। तो बी क्रॉस ए जो हमने निकाला है, ए क्रॉस बी में जो ऑर्डर्ड पेयर बने थे उनका क्रम परिवर्तन करके, तो वो सही बने थे। तो आप ऐसे निकाल सकते हैं बी क्रॉस ए, जब आपको ए क्रॉस बी आपने निकाल लिया है, तो ऑर्डर्ड पेयर का क्रम परिवर्तन कर दीजिए और बी क्रॉस ए आप फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए है आपका, सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट प्रेजेंट है, 1 2 3, और सेट बी के अंदर कितने एलिमेंट प्रेजेंट है, 2। नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन सेट बी, यानी कि समुच्चय बी में उपस्थित अवयवों की संख्या हिंदी में कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी क्या आएगा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितना आएगा, आप क्या कर देंगे, इनके आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 गुणा 2 कर देंगे, 3 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यानी कि ए क्रॉस बी में जितने ए क्रॉस बी में जो एलिमेंट होंगे या ऑर्डर्ड पेयर होंगे वो 6 होंगे। तो आप देख लीजिए, जो ए क्रॉस बी हमने निकाला है उसके अंदर 6 ऑर्डर्ड पेयर या एलिमेंट आ रहा है, तो ये तो एक ऑर्डर्ड पेयर है और यही एक एलिमेंट भी है। तो 1 2 3 4 5 6, हाँ 6 आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा आंसर सही है। इसमें भी देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 आ रहा है ना। तो अगर हमारे सेट ए में 3 एलिमेंट प्रेजेंट है, या सेट ए में कुछ एलिमेंट प्रेजेंट है और सेट बी में मान लीजिए कुछ एलिमेंट प्रेजेंट है, सेट ए में मान लीजिए m एलिमेंट प्रेजेंट है और सेट बी में कितने एलिमेंट प्रेजेंट है, आपके n एलिमेंट प्रेजेंट है। ओके, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा, m इंटू n हो जाएगा। इस प्रकार से जैसे कि यहाँ पे तीन एलिमेंट प्रेजेंट थे सेट ए में, और यहाँ पे बी में 2 एलिमेंट प्रेजेंट थे, तो 3 और 2 की हमने मल्टीप्लाई करा दी तो आया 6। तो 6 क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट या नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए। जितने आपके ऑर्डर्ड पेयर ए क्रॉस बी में होंगे या जितने एलिमेंट आपके ए क्रॉस बी में होंगे, उतने ही आपके एलिमेंट या ऑर्डर्ड पेयर बी क्रॉस ए में होंगे। जो ये लिखा है ना, इस बात का ध्यान रखिएगा, जब आपको हम इसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी, जितने फॉर्मूलेस होंगे, उन्हें जब लिखवाएंगे तो ये पॉइंट भी आपको लिखवा देंगे। तो आप ये कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेटेड जो हमारा डिस्कशन था ये हो गया है। इसके बाद में एक क्वेश्चन और देखेंगे, ठीक है, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो यार ये आपका क्वेश्चन है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में एक सेट दिया है P और एक सेट बिल्डर फॉर्म में सेट दिया है Q। तो आपको निकालना है P यूनियन Q क्रॉस P इंटरसेक्शन Q, यानी कि ये सेट एक सेट आएगा, P यूनियन Q भी एक सेट आएगा और P इंटरसेक्शन Q भी एक सेट आएगा। तो आपको क्या निकालना है, उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, यानी कि कार्तीय गुणन निकालना है। कार्तीय गुणन निकालने के लिए क्रॉस लगाते हैं ना बीच में, ये मल्टीप्लाई नहीं होता है, ये बता रहा है कि आपको निकालना है कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें रोस्टर फॉर्म की आवश्यकता पड़ती है, सेट के रोस्टर फॉर्म की आवश्यकता पड़ती है। तो जो ये लिखा है सेट बिल्डर फॉर्म में, दोनों सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे हैं, तो इन्हें हम किसमें परिवर्तित कर लेते हैं, रोस्टर फॉर्म में परिवर्तित कर लेते हैं। तो P क्या लिखा है, P आपका क्या हो जाएगा, X सच दैट X क्या है, 3 से कम है और किससे बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से संबंधित है, यानी कि जो n है वो प्राकृतिक संख्या है, ठीक है, और 3 से कम है, प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, तो 1 2, 3 से कम है ना, तो 1 2 ही आ जाएगी, ठीक है। और Q क्या है, होल नंबर है और 2 से कम है, नहीं 2 से कम है और 2 से बराबर भी है। होल नंबर यानी पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या किससे स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 टिल इन्फिनिटी तक की जाती हैं, 0 से स्टार्ट होती हैं। तो नेचुरल नंबर होते हैं वो 1 से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन में कहा गया था कि नेचुरल नंबर आप
नेचुरल नंबर सेट है और आपको कहाँ तक ही जाना है, 3 से कम तक ही जाना है, तो 1, 2 3 से कम तक ही गए ना। सिमिलरली आपको क्यू जाना है 0 से 2 तक ही जाना है, क्योंकि जो होल नंबर होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, तो क्यू आपका सेट क्या आ जाएगा, क्यू आपका आ जाएगा 0 1 2। आप यहाँ पे 2 ले सकते हैं ना, 2 क्योंकि x इज इक्वल टू 2 भी लिखा हुआ है, तो p सेट ये आ गया, q सेट ये आ गया। तो आपको क्या निकालना है, p यूनियन q निकालना है, तो q यहाँ पे लिख लेते हैं, तो q यहाँ पे लिख लीजिए, q सेट आपका आ जाएगा 0, 1, 2। तो ये p और एंड q सेट आपके आ गए। आपको लेना है यूनियन लेना है, तो यूनियन लेते हैं हम लोग, तो P यूनियन Q निकाल लीजिए यहाँ पे, P यूनियन Q, P यूनियन Q क्या आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्योंकि 1 और 2 क्या है, कॉमन एलिमेंट है। तो P यूनियन Q में क्या करता है, पहले P के एलिमेंट लिखते हैं फिर Q के एलिमेंट लिखते हैं, तो हमने P के एलिमेंट लिख दिए 1 और 2, फिर Q का एलिमेंट 0 लिख दिया, फिर इसके अंदर 1 और 2 आ रहा है, क्या हम 1 और 2 दोबारा लिखते हैं, नहीं लिखते हैं। सेट थ्योरी में क्या होता है, जब हम सेट को लिखते हैं, कोई भी किसी भी दो सेट का यूनियन लेते हैं, तो जो एलिमेंट लिखते हैं जो कितनी बार भी आ रहा हो, 3-4 बार आ रहा हो या कितनी बार भी आ रहा हो, उसे हम एक ही बार लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे जब हम यूनियन लेंगे तो 1 और 2 कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा, ठीक है। सेट को लिखते समय हम कितनी बार लिखेंगे, सिर्फ एक ही बार, एक एलिमेंट को एक ही बार लिखते हैं। तो आपका P यूनियन Q ये आ गया। और आपको निकालना है P इंटरसेक्शन Q निकालना है। इंटरसेक्शन क्या होता है, कॉमन एलिमेंट होता है, दो सेट का कॉमन एलिमेंट, तो 1, 2 और 1, 2 क्या है, कॉमन एलिमेंट है, तो P इंटरसेक्शन Q क्या आ जाएगा, 1, 2 आ जाएगा। ओके, अब आपको इनका क्या लेना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है, तो P यूनियन Q का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है P इंटरसेक्शन Q के साथ में। तो जो पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो P यूनियन Q से आएगा, और जो सेकंड एलिमेंट होगा वो आपका P इंटरसेक्शन Q से आएगा। तो हम लोग लिख लेते हैं P यूनियन Q, कार्टेशियन प्रोडक्ट आप ले रहे हैं P इंटरसेक्शन Q के साथ में, P इंटरसेक्शन Q के साथ में, तो ऑर्डर्ड पेयर बना लीजिए। जीरो का इस्तेमाल करके जितने पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर बन रहे हैं पहले उन्हें लिख लीजिए, फिर 1 का इस्तेमाल करके जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बन रहे हैं उन्हें लिख लीजिए, फिर 2 से जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर बन रहे हैं उन्हें लिख लीजिए। तो जीरो से कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, 0, 1 एंड 0, 2। तो आप लिख लीजिए 0, 1 एंड 0, 2, और सिमिलरली 1 का इस्तेमाल करके 1, 1 और 1, 2 बनेगा, तो 1, 1 एंड 1, 2, और 2 का इस्तेमाल करके बनेगा 2, 1 एंड 2, 2, 1 एंड 2, 2। तो ये आपका आ गया P यूनियन Q का कार्टेशियन प्रोडक्ट विद P इंटरसेक्शन Q। तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। जो ये सवाल है ये NCERT एग्जाम्पलर जो बुक होती है उससे आपने क्वेश्चन लिया हुआ है, तो आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट भी लेना आ गया होगा। इसमें सेट का कॉन्सेप्ट भी इस्तेमाल हुआ है और कार्टेशियन प्रोडक्ट का भी कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हुआ, तो आप नोट डाउन कर लीजिए। तो यार एक और क्वेश्चन करते हैं। तो आपको इस क्वेश्चन में दिया गया है A क्रॉस B, आपको दे दिया गया है A क्रॉस B दे दिया गया है, तो आपसे सेट A और सेट B फाइंड करवा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग फाइंड करेंगे। तो सेट A क्या हो जाएगा आपका, तो आप देखिए यहाँ पे दिया गया है A क्रॉस B का मतलब क्या है, जो यहाँ पे जो ऑर्डर्ड पेयर बने हुए हैं इनमें जो फर्स्ट एलिमेंट है जैसे कि A B, ये क्या है, सेट A के एलिमेंट है, ठीक है। A क्रॉस B दिया गया है तो जो फर्स्ट एलिमेंट होंगे ऑर्डर्ड पेयर के वो सेट A के होंगे। अगर B क्रॉस A दिया गया होता तो फर्स्ट एलिमेंट क्या होता, वो सेट B का होता। बट यहाँ पे A क्रॉस B दिया गया है तो ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो सेट A के अंदर लाई करेगा ना। तो हम लोग जो फर्स्ट एलिमेंट देख रहे हैं कौन कौन से आ रहे हैं उन्हें हम सेट A में लिख देंगे, जो सेकंड एलिमेंट होंगे ऑर्डर्ड पेयर के वो सेट B के अंदर आएंगे, ठीक है। तो ये अपना हाँ ऐसे ही करेंगे हम लोग। तो सेट A क्या है, इसमें कौन कौन से एलिमेंट आ रहा है, A आ रहा है, फिर B भी आ रहा है, फिर A आ रहा है, फिर A आ रहा है। बट सेट के अंदर तो हम ऐसा करते नहीं है, एक एलिमेंट एक ही बार लिखते हैं। फिर B आ रहा है, B हम लिख चुके हैं, फिर A आ रहा है, तो A को हम दोबारा लिखेंगे नहीं। तो सेट A क्या हो जाएगा आपका, A, B हो जाएगा, और सेट B क्या हो जाएगा आपका,
सेट बी में जो ऑर्डर्ड पेयर के जो सेकंड एलिमेंट होते हैं वो सेट बी के होते हैं। अगर आपको ए क्रॉस बी दिया गया हो तो 1 आ रहा है तो 1 लिख लीजिए आप, 1 इसका एक एलिमेंट हो जाएगा। 3 आ रहा है तो 3 इसका एक एलिमेंट हो जाएगा। फिर यहाँ पे भी 3 आ रहा है, दोबारा हम लिखेंगे नहीं। फिर यहाँ पे 1 आ रहा है, 1 को दोबारा हम नहीं लिखेंगे क्योंकि एक बार लिख चुके हैं। फिर आ रहा है 2 आ रहा है, 2 को आपने लिख दिया। तो ये आ गया सेट ए एंड सेट बी। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन हो गया, आप नोट करना चाहे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज करते हैं। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। तो हम लोग इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं उन्हें पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज क्या, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं। तो अगर मान लीजिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए m है एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट b कितने हैं, n है। तो ये प्रॉपर्टी हम आपको एग्जांपल 1 में करा भी चुके हैं। हाँ, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन a क्रॉस b कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा m इंटू n, यानी सेट a में जो एलिमेंट प्रेजेंट है और सेट b में जितने एलिमेंट प्रेजेंट है उनका मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन a क्रॉस b आ जाता है। तो क्या हो जाएगा m इंटू n, mn क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन a क्रॉस b। ओके, तो ये फर्स्ट फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। और सेकंड फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉमन एलिमेंट, अगर सेट ए एंड सेट बी में n नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, कॉमन है, तो a क्रॉस b और b क्रॉस a जब आप फाइंड करेंगे उसके अंदर क्या होगा, n स्क्वायर नंबर ऑफ एलिमेंट कॉमन होगा। ये सेकंड प्रॉपर्टी है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं आपके लिए, कॉमन एलिमेंट्स इन सेट ए एंड सेट बी। सेट ए को आप ए से नोट कर रहे हैं, इन ए एंड बी। तो ए और बी लिखा है ना, इसका मतलब क्या है, सेट ए एंड सेट बी। तो इसके अंदर n है, सो कॉमन एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए, यहाँ पे एंड का साइन लगाते हैं, एंड बी क्रॉस ए क्रॉस बी सेट और बी क्रॉस ए सेट में कॉमन एलिमेंट कौन कौन से, कितने कॉमन एलिमेंट होंगे, वो n स्क्वायर हो जाएंगे। ओके, एक बार फिर से देख लीजिए, अगर सेट ए और सेट बी में n नंबर ऑफ एलिमेंट कॉमन है तो a क्रॉस बी और b क्रॉस ए में जो कॉमन एलिमेंट की संख्या होगी वो हो जाएगी n स्क्वायर। ओके, ठीक है। तो a क्रॉस b में सबसेट्स कितने होंगे, तो a क्रॉस b आपने निकाला है, a क्रॉस b में m इंटू n नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट है, तो टोटल सबसेट कितने हो जाएंगे, तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं टोटल सबसेट इन a क्रॉस b या b क्रॉस a कितने हो जाएंगे, 2 टू द पावर mn। ऐसा क्यों, ऐसा यार हम आपको बता चुके हैं सेट थ्योरी में। जैसे कोई भी सेट हमारे पास में होता है, जैसे कि a क्रॉस b क्या है, एक तरीके से सेट ही है, b क्रॉस a क्या है, एक तरीके से सेट है। तो इसके अंदर एलिमेंट प्रेजेंट है m इंटू n, जो m इंटू n क्या है, m इंटू n नंबर ऑफ एलिमेंट है a क्रॉस b में और b क्रॉस a में। b क्रॉस a या a क्रॉस b में जो नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं वो सेम होते हैं। तो आप यहाँ पे ऐसा और लिख सकते हैं, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन b क्रॉस a n इंटू m, n इंटू m या m इंटू n बात एक ही होती है ना, तो n इंटू m लिखिए या तो m इंटू n लिख दीजिए, बात एक ही है। ओके, तो हमने आपको बताया था अगर किसी सेट में एलिमेंट की संख्या है, n नंबर ऑफ एलिमेंट है, किसी सेट में n नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट है, तो उस सेट के जो जितने भी सबसेट होंगे वो बनेंगे 2 टू द पावर n। ठीक है, ये आपने आपको सेट थ्योरी में बताया था। अगर a क्रॉस b यहाँ पे दिया गया है, a क्रॉस b में mn नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो उसके सबसेट कितने होंगे, 2 टू द पावर mn हो जाएंगे। mn क्या डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट डिनोट कर रहा है, और वैसे सेट थ्योरी में जो n क्या था, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट को डिनोट कर रहा था। तो ये आपके टोटल सबसेट क्या हो जाएंगे, a क्रॉस b या b क्रॉस a में 2 टू द पावर mn हो जाएंगे। अब टोटल सबसेट को हिंदी में बोलते हैं उप समुच्चय, याद रखिएगा। तो टोटल प्रॉपर सबसेट भी देख लीजिए, टोटल प्रॉपर सबसेट हो जाएंगे आपके 2 टू द पावर mn माइनस 1। टोटल सबसेट किस में, a क्रॉस b या b क्रॉस a में, तो हो जाएंगे 2 टू द पावर m माइनस n। ओके, हमने प्रॉपर सबसेट को हिंदी में बोलते हैं उचित उपसमुच्चय, तो लिख देते हैं उचित उपसमुच्चय।
उचित उपसमुच्चय। सेट को बोलते हैं हम लोग समुच्चय और सबसेट को बोलते हैं उपसमुच्चय। उपसमुच्चय तो ये सब हम आपको पढ़ा चुके हैं, तो आप ये फॉर्मूलेज ध्यान रखिएगा क्योंकि इसी से क्वेश्चन आपके बनेंगे। अगर आपने सेट थ्योरी के सारे के सारे लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं, उनकी प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल देंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला नोट कर लीजिए, फिर इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो आप नोट कर लीजिए। तो यार एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है और इसके अंदर ये सब चीजें पूछी गई हैं। तो सेट ए है, सेट ए में एलिमेंट है ए बी सी एंड सेट बी में एलिमेंट है आपके सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे कैपिटल बी बनेगा, कैपिटल बी। सेट बी में आपके एलिमेंट है बी सी डी। तो आपको बताना है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, यानी कि समुच्चय ए में उपस्थित अवयवों की संख्या। तो गिन लीजिए सेट ए में कितने एलिमेंट प्रेजेंट है, 1 2 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। सेट बी में कितने एलिमेंट प्रेजेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी पूछा गया, तो इसमें कितने एलिमेंट प्रेजेंट है, 3 एलिमेंट प्रेजेंट है, आ गया। और नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी आता है आपका नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितना है, 3 है, और सेट बी में भी 3 है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 9। ए क्रॉस बी में जो एलिमेंट प्रेजेंट होंगे या ऑर्डर्ड पेयर प्रेजेंट होंगे उनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। डन है। नंबर ऑफ एलिमेंट एन क्या डिनोट करता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट है, तो ए इंटरसेक्शन बी देखते हैं। यहाँ पे बी सी, बी और सी क्या है, कॉमन है। यहाँ पे 2 एलिमेंट कॉमन है ना, बी सी 2 एलिमेंट कॉमन है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन इंटरसेक्शन भी कितना हो जाएगा, 2, क्योंकि 2 एलिमेंट कॉमन है ना, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन इंटरसेक्शन भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब पूछ रहा है कॉमन एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए जब आप फाइंड करेंगे, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए जब आप फाइंड करेंगे तो उसके अंदर कितने कॉमन एलिमेंट आएंगे, ये आप कैसे निकालेंगे, ये अभी हमने आपको फॉर्मूला बताया था। अगर सेट ए और सेट बी में n नंबर ऑफ एलिमेंट कॉमन होते हैं तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में जो नंबर ऑफ एलिमेंट कॉमन होंगे वो होंगे n²। तो हम यहाँ पे निकाल चुके हैं नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, सेट ए और सेट बी में कॉमन एलिमेंट होते हैं, तो ये क्या है, कॉमन एलिमेंट की संख्या है। अगर ए और बी में दो क्या है, कॉमन एलिमेंट की संख्या है, तो ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए में जो कॉमन एलिमेंट की संख्या होगी वो क्या होगी, 2² होगी। होगी कि नहीं होगी, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर n नंबर ऑफ एलिमेंट कॉमन है तो n² हो जाती है। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में नंबर ऑफ कॉमन एलिमेंट, तो हम लोग क्या कर देंगे, 2 का स्क्वायर कर देंगे, 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ये क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आया होगा। ये जो अपने प्रॉपर्टीज, बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़े थी अभी, जो फॉर्मूले पढ़े थे उसके ऊपर डिपेंड, उसके ऊपर आधारित एक प्रश्न था, तो उसे नोट डाउन कर लीजिए। अभी हम लोग पढ़ेंगे मैपिंग पढ़ेंगे और कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ अ 3 सेट का एक एग्जांपल देख लेंगे, ठीक है। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो यार अब हम लोग देख लेते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट का एरो डायग्राम, रिप्रेजेंटेशन बाय एरो डायग्राम, ठीक है। यानी कि इसे हिंदी में बोलते हैं तीर आरेख, एरो डायग्राम को हिंदी में बोलते हैं तीर आरेख। तो सेट ए और सेट बी आपको गिवन है, ठीक है। तो आपको निकालना है ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी को आपको एरो डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है रिप्रेजेंटेशन बाय एरो डायग्राम, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट रिप्रेजेंटेशन बाय एरो डायग्राम। तो ए क्रॉस बी आप निकाल लीजिए, ए क्रॉस बी यानी इसके अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो सेट ए से आएगा, तो सेट ए का इस्तेमाल करके जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर बन रहे होंगे उन्हें हम सेट में लिख देंगे, वो क्या हो जाएगा, हमारा ए क्रॉस बी हो जाएगा। तो पहला एलिमेंट क्या है, 1 है, 1 का इस्तेमाल करके कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर बन रहे होंगे, 1,3 और 1,4। तो 1,3 और 1,4 लिख देते हैं, 1,3 एंड 1,4। सिमिलरली 2 का इस्तेमाल करके, 1 का इस्तेमाल हम कर चुके हैं, 2 का इस्तेमाल करके कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर बन रहे होंगे, 2,3 एंड 2,4। तो आप लिख लीजिए 2,3 एंड 2,4, 2,3 एंड 2,4। ओके, तो ये आपका ए क्रॉस बी आ गया। ए क्रॉस बी को आप एरो डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो आपको बनाना पड़ेगा यहाँ पे ओवल शेप का, एक ओवल शेप का बनाना पड़ेगा, और एक यहाँ पे कैसे सर्कल बोल लीजिए, सर्कल बनाना पड़ेगा। तो इसके अंदर सेट, ये सेट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेट बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट है, 1 एलिमेंट है और 2 एलिमेंट है। और सिमिलरली सेट बी में कौन कौन से एलिमेंट है, 3,4 एलिमेंट है। तो आप जो ये ऑर्डर्ड पेयर बने हैं इनकी मैपिंग करा देंगे, वही क्या हो जाएगा, आपका एरो डायग्राम हो जाएगा। 1 किससे किससे संबंधित है, 1 3 से भी संबंधित है और 4 से भी संबंधित है।
1 3 से भी संबंधित है, ठीक है। 1 की मैपिंग 4, जैसे यहाँ पे 1 की मैपिंग 3 से भी हो रही थी और 1 की मैपिंग यहाँ पे 4 से भी हो रही थी, तो 1 की मैपिंग हमने किससे करा दी, 3 से भी करा दी और 4 से भी करा दी। सिमिलरली 2 की मैपिंग 3 से हो रही है, 2 की मैपिंग 4 से हो रही है, 2 की मैपिंग 3 से हो रही है और 2 की मैपिंग किससे हो रही है, 4 से हो रही है। तो ये क्या हो जाएगा आपका A क्रॉस B का एरो डायग्राम से रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ A क्रॉस B बाय एरो डायग्राम। ओके, ये समझ में आया होगा। सिमिलरली आप B क्रॉस A को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे ही। जितने भी आपके ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे उनकी मैपिंग जिससे जिससे हो रही होगी आप वैसे ही आप एरो लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, रिप्रेजेंटेशन बाय एरो डायग्राम हो जाएगा। अब चलिए जो हमारा A क्रॉस B बना है इसका ग्राफ बना के देखते हैं, इसका ग्राफ क्या आता है। तो ग्राफ बनाने के लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, कार्टेशियन प्लेन बनाना पड़ेगा, यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाना पड़ेगा। ये एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये वाई एक्सिस हो जाएगा, ये माइनस वाई एक्सिस हो जाएगा, ये माइनस का एक्स एक्सिस हो जाएगा। और यहाँ पे कुछ आपको नंबर्स भी देने पड़ेंगे। यहाँ पे 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, 4 लिख दिया, 1 2 3 4। ओके, सिमिलरली यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। तो जो फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर है आपका A क्रॉस B में वह है 1,3, यानी कि आप एक्स एक्सिस में 1 चलेंगे, 1 चलेंगे और वाई एक्सिस में चलेंगे 3 चलेंगे। ये क्या है, 1,3 है, ये क्या है आपका 1,3 है। तो चलो डॉट लाइन बना लेते हैं ऐसे करके, ठीक है। तो ये 1,3 ये वाला पॉइंट आया ना, ये वाला पॉइंट 1,3 आ गया। ये क्या हो गया, 1,3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, 1,3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। और दूसरा ऑर्डर्ड पेयर क्या है हमारा 1,4 है, तो 1,4 यहाँ पे पॉइंट आएगा, यहाँ पे पॉइंट आएगा, ये क्या है 1,4 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। एक्स एक्सिस में 1 चले और वाई एक्सिस में 4 चले। ये जो फर्स्ट एलिमेंट होता है एक्स एक्सिस को डिनोट करता है, वो वाई एक्सिस को डिनोट करता है, ये तो आपको पता ही होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप पढ़ चुके हैं। और दूसरा क्या है 2,3 है, तो आप एक्स एक्सिस में 2 चले और वाई एक्सिस में 3 चले, तो जो ये वाला पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट ये किसे डिनोट कर रहा है, 2,3 को डिनोट कर रहा है। और ये 2,4 क्या है, एक्स एक्सिस में 2 चले और वाई एक्सिस में 4 चले, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा 2,4 हो जाएगा। तो ये क्या है, एक तरीके से ग्राफ है। ग्राफ किसका है, A क्रॉस B का है। तो ये पॉइंट पॉइंट बने ना, ये पॉइंट बन रहा है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये ग्राफ पे जो पॉइंट बने हैं ये किसे डिनोट कर रहे हैं, ये A क्रॉस B के ऑर्डर्ड पेयर को डिनोट कर रहे हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ A क्रॉस B बाय एरो डायग्राम ये भी समझ में आया होगा और इसका ग्राफ भी समझ में आया होगा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ A क्रॉस B ये है, तो ये भी आपको समझ में आया होगा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, जो A क्रॉस B में या B क्रॉस A में जितने भी आपके ऑर्डर्ड पेयर बन रहे होंगे, ऑर्डर्ड पेयर ये क्या लिखा, एक तरीके से पॉइंट ही होता है। क्या होता है, पॉइंट ही होता है। और पॉइंट को जब आप ग्राफ पे डिनोट कर देंगे, जैसे हमने डिनोट किए हैं, ग्राफ पे बना देने हैं, तो वो क्या हो जाएगा आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ A क्रॉस B, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या हो जाएगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। तो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो आप नोट कर लीजिए अगर आपको नोट करना है तो। फिर हम लोग नया टॉपिक पढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ अ 3 सेट, यानी कि 3 समुच्चयों का कार्तीय गुणन। इसका हिंदी में डेफिनेशन हो जाएगा, डेफिनेशन क्या हिंदी में अर्थ हो जाएगा, ठीक है। तो आपको 3 सेट गिवन होंगे और आपको क्या निकालना पड़ेगा, उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट या कार्तीय गुणन। तो आप कैसे निकालेंगे, एग्जांपल के जरिए समझते हैं। तो आपको एक सेट ए दिया है, इसके अंदर कुछ एलिमेंट है 1, 2, 3 और सेट बी आपको गिवन है, इसके अंदर एलिमेंट है आपके 2, 3 2, 3 नहीं 4, तो चलिए थोड़ा छोटा कर लेते हैं। इसमें एलिमेंट है 1, 2 और इसमें एलिमेंट है आपके 3, 4, ठीक है। और सेट सी में आपके एलिमेंट है आपके 5, 6, ओके। और आपको क्या फाइंड करना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ अ 3 सेट। 3 सेट कौन कौन से, ए बी सी निकालने हैं। तो क्या आपको निकालना है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ये क्या हो जाएगा, ये इसका मतलब क्या है, आपको ए बी सी का सेट ए सेट बी एंड सेट सी का क्या निकालना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, ये आपको फाइंड करना है। तो ये आप कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो पहले आप ए क्रॉस बी निकाल लेंगे, तो जो ए क्रॉस बी से जो आंसर आएगा ना वो भी एक सेट होगा, उसका आप ले लेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट विद सी। देखते हैं, तो पहले हम क्या निकालेंगे, ए क्रॉस बी निकालेंगे। हमें ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्या करना है, फाइंड करना है। एक सेकेंड, हमें क्या फाइंड करना है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी फाइंड करना है। तो पहले हम ए क्रॉस बी फाइंड करेंगे,
ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी यानी कि जो ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पे बनेंगे उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो सेट ए से आएगा, यानी कि सेट ए में जो एलिमेंट प्रेजेंट है उनका इस्तेमाल करके आपको क्या बनाना है, पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर बनाना है। वो क्या हो जाएगा, 1 का इस्तेमाल करेंगे तो 1,3 एंड 1,4, तो आप लिख लीजिए 1,3 एंड 1,4। ओके, फिर नेक्स्ट एलिमेंट है 2, 2 का इस्तेमाल करके आप क्या बनाएंगे, पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा 2,3 एंड 2,4, 2,3 एंड 2,4। ये क्या आ गया आपका, ए क्रॉस बी आ गया। जब आपका ए क्रॉस बी आ जाएगा, अब ए क्रॉस बी क्या है, एक तरीके से सेट ही होता है, तो ए क्रॉस बी जो सेट है, इस सेट का आपको इस सेट का सेट सी के साथ में आपको क्या लेना पड़ेगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। तो फॉर ए क्रॉस बी क्रॉस सी आपको क्या निकालना पड़ेगा, ए क्रॉस बी आपने निकाल लिया, इसके साथ में क्या लेना पड़ेगा, सेट सी का क्रॉस प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, क्रॉस प्रोडक्ट बोल रहे हैं, सॉरी कार्टेशियन प्रोडक्ट। ओके, तो ए क्रॉस बी आपका क्या है, ए क्रॉस बी आपका है, ए क्रॉस बी में 1 2 3 4 एलिमेंट है, तो आप इनका लिख लीजिए एक तरीके से, तो लिख लेते हैं 1,3 एंड 1,4 एंड 2,3 एंड 2,4। इसका आपको निकालना है कार्टेशियन प्रोडक्ट विद सेट सी। सेट सी में कौन कौन से एलिमेंट है, 5,6। ओके, तो ये क्या है, ए क्रॉस बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट ले रहे हैं सेट सी के साथ में, ठीक है, तो आप ये ले रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो आपका ए क्रॉस बी क्रॉस सी आएगा उसमें जो एलिमेंट होंगे, जो ऑर्डर्ड पेयर होंगे, उसमें फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा, ए क्रॉस बी से आएगा। ओके, तो हम लोग निकालते हैं ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो जो ए क्रॉस बी के जो ये एलिमेंट है, इनका इस्तेमाल करके आपको क्या निकालने पड़ेंगे, पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर निकालने पड़ेंगे। तो हम लोग 1 क्रॉस 3 को लेते हैं सबसे पहले, 1 क्रॉस 3 को लेंगे, तो 1 क्रॉस 3 के जो पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेंगे, इनका इसका 1,3 जो एक एलिमेंट है, इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा और आपको ऑर्डर्ड पेयर फाइंड करने पड़ेंगे। तो आप लिख लेंगे 1,3,5। जब आप इसका और इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको 1,3,5 एक ऑर्डर्ड पेयर बनेगा। फिर जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे 6 के साथ में, तो आपके पास पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेगा, 1,3,6 बन जाएगा। फिर आप इसका इस्तेमाल करेंगे इन दोनों के साथ में, तो आपके पास क्या बन जाएगा, 1,4,5 बन जाएगा। ओके, और दूसरा क्या बनेगा, 1,4,6 बन जाएगा। देखते रहिएगा ध्यान से, 1,4,6। ओके, फिर आप नेक्स्ट एलिमेंट लेंगे ए क्रॉस बी का, फिर आप इन दोनों के साथ में पेयरिंग करा के ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा 2,3,5, फिर लेंगे 2,3,6। ओके, फिर आपका नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, 2,4 है। 2,4 की पेयरिंग आप किससे कराएंगे, 5,6 से कराएंगे। पहले 5 से कराएंगे फिर 6 से कराएंगे, फिर यहां से हमारे पास में 2 ऑर्डर्ड पेयर जनरेट होंगे। वो ऑर्डर्ड पेयर होंगे 2,4, 2,4,5 एंड 2,4,6। ये क्या आ गया आपका, जो ये सेट बना है, ये क्या है आपका, ए क्रॉस बी क्रॉस सी को प्रदर्शित कर रहा है, यानी ए क्रॉस बी क्रॉस सी आपका ये आ जाएगा, जो ये सेट हमने बनाया है, ये वाला नीचे वाला। ओके, तो अगर आपको 3 सेट गिवन होंगे ए बी सी, तो आप इसी प्रकार से क्या निकालेंगे, उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे। जो इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन है उसे हम लिख देते हैं, वो क्या हो जाएगी, तो कहां पे लिखे हैं, तो यहां पे लिखे दे रहे हैं। पहले आप लिख लीजिए, फिर हम लोग इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। आई होप आपने नोट कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो पॉज करके नोट कर लीजिए। तो आप कार्टेशियन प्रोडक्ट जैसे हमने बताया है, जिस मेथड से बताया उस मेथड से निकालेंगे, तो उसकी एक डेफिनेशन हो जाती है। डेफिनेशन क्या हो जाएगी, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। आपने देखा ना, जो ऑर्डर्ड पेयर था वो ऑर्डर्ड पेयर किस रूप का था, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड के रूप का था।
एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड के रूप का था। तो जो आपका जनरल टर्म हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड हो जाएगा। एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड वो किस प्रकार होगा, एक्स आपका किससे संबंधित होगा, सेट ए से संबंधित होगा, और एक्स जो वाई होगा, वाई आपका किससे संबंधित होगा, वाई संबंधित होगा सेट बी से संबंधित होगा, एंड जेड संबंधित होगा सेट सी के साथ में। ये क्या हो जाएगी आपकी एक डेफिनेशन हो जाएगी, मैथमेटिकल डेफिनेशन है, इसका ध्यान रखिएगा। ध्यान रखने की जरूरत भी नहीं है आपको, अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना आता है तो डेफिनेशन जाए भाड़ में, आप ऐसे निकाल लीजिए, ऐसे निकाल लीजिए जैसे हमने आपको बताया, ठीक है। तो ये डेफिनेशन थी, तो लिख लीजिए। तो यार कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ और प्रॉपर्टीज भी हैं, इनका ध्यान रखिएगा। अगर आपके पास में 3 सेट हैं, ए बी सी 3 सेट है, तो उनमें आपको सेट ए का आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है बी यूनियन सी के साथ में, तो आप कैसे लेंगे, तो आप डायरेक्ट कर देंगे ए क्रॉस बी यूनियन बी क्रॉस सी। ए क्रॉस बी कर दिया, फिर बी टू साइन लगा था वो लगा दिया, फिर बी क्रॉस सी कर दिया, और जो बीच में साइन लगा था वो तो यूनियन लगा ही है। ओके, सिमिलरली आप यहाँ पे भी करेंगे। अगर ए का आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है बी इंटरसेक्शन सी के साथ में, तो आप क्या करेंगे, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस सी। ओके, अगर आपको सेट ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है बी माइनस सी के साथ में, सेट बी माइनस सेट सी के साथ में, तो आप क्या करेंगे, ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी, ए क्रॉस सी, ठीक है। इन बातों का ध्यान रखिएगा। और भी फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, अगर अभी हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला था 2 सेट का, तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस सी हमारा क्या आया था, इक्वल नहीं आया था, वो इक्वल नहीं होते हैं। तो ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये जनरली इक्वल नहीं होते हैं। यदि ए जो सेट ए है वो सेट बी के इक्वल हो, यानी कि सेट ए और सेट बी क्या हो, इक्वल सेट हो, तो सो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर सेट ए और सेट बी इक्वल सेट है तो ए क्रॉस बी आपका बी क्रॉस ए के इक्वल होगा। अगर इक्वल सेट नहीं है तो ए क्रॉस बी आपका बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होगा। जो ये अपने प्रॉपर्टी जो हमने लिखा है प्रॉपर्टी ए इक्वल टू बी, इफ ए इक्वल टू बी सो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए, इसे आप प्रूव भी कर सकते हैं, अपने आप करिएगा। अपने आप करेंगे तो आपको याद भी रहेगा। एक सेट ए ले लीजिएगा और एक सेट बी ले लीजिएगा। शर्त क्या है, शर्त क्या है, इक्वल सेट होने चाहिए, यानी कि जो एलिमेंट सेट ए में होने चाहिए और सेट बी में वही एलिमेंट होने चाहिए। फिर आप ए क्रॉस बी निकालिएगा, फिर बी क्रॉस ए निकालिएगा, ठीक है। तो आप देखिएगा क्या इक्वल आते हैं कि नहीं आते हैं, तो आप इसे अपने आप करिएगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी होती है, हमने बता दी, लेकिन आप अपने आप करके देखिएगा कि होती है कि नहीं होती है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो आप नोट कर सकते हैं। सो गाइज, अब हम लोग ऑर्डर्ड पेयर के बारे में जान चुके हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में जान चुके हैं, और सेट थ्योरी का भी हमें नॉलेज है। तो अब हम आते हैं रिलेशंस के ऊपर। तो रिलेशन की डेफिनेशन वगैरह देखते हैं। तो रिलेशन को हिंदी में तो आप जानते हैं क्या बोलते हैं, संबंध बोलते हैं, संबंध बोलते हैं। तो रिलेशन क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, सबसेट होता है ए क्रॉस बी का, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। अगर आपके पास में 2 सेट है तो उन 2 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट क्या कहलाएगा, रिलेशन कहलाएगा। तो आप लिख लीजिए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी आपका क्या कहलाएगा, रिलेशन कहलाएगा। तो मान लीजिए आपके पास में एक सेट ए है, सेट के अंदर एलिमेंट है आपके 1 2 3, और सेट बी के अंदर एलिमेंट है आपके 6 एंड 7। ये आपने ले लिए हैं। तो आप इससे रिलेशन बनाएंगे, तो पहले आप ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं, क्योंकि जो रिलेशन हमारी बनने वाली है वो ए क्रॉस बी का सबसेट ही होने वाली है, तो हमें ए क्रॉस बी निकालना पड़ेगा। ए क्रॉस बी का मतलब क्या होगा, जो हमारे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे उनमें जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो सेट ए से होना चाहिए। तो
1 का इस्तेमाल करके हम पहले ऑर्डर्ड पेयर बना लेते हैं, 1 का फिर 2 का फिर 3 का। तो हमारे पास में आ जाएगा 1,6 एंड फिर 1,7, 1,7। फिर 2 का इस्तेमाल करके जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर है वो बनाएंगे, तो 2,6 एंड 2,7 हो जाएगा, 2,6 एंड 2,7। ओके, फिर 3 का इस्तेमाल करके बनाएंगे ऑर्डर्ड पेयर, तो 3,6 एंड 3,7। ये हमारा क्या हो गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया। अब क्या कर रहे हैं हम, रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं। रिलेशन, तो एक रिलेशन है आपकी, रिलेशन वो क्या है, सेट ए टू बी डिफाइन है। किससे डिफाइन है, सेट ए टू बी डिफाइन है। जब रिलेशन आपकी सेट ए से सेट बी में डिफाइन होगी तो आप ए क्रॉस बी के जो ए क्रॉस बी का सबसेट ही आएगा ए टू बी, ए से बी के रिलेशन में। अगर रिलेशन आपको बी से ए में डिफाइन होती तो वो क्या होती, वो बी क्रॉस ए का सबसेट होती। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो हमें रिलेशन ए टू बी फाइंड करनी होगी तो ए क्रॉस बी का सबसेट होगा वो, ठीक है। अगर रिलेशन बी टू ए होगी तो वो बी क्रॉस ए का सबसेट होगा। तो रिलेशन हम ऐसे डिफाइन कर रहे हैं, जो रिलेशन आर है वो हमारी क्या है, एक्स कॉमा वाई है। ये एक्स कॉमा वाई हमने क्यों लिया, क्योंकि एक जो हमारा रिलेशन होने वाली है वो सबसेट होगा, इस सबसेट होगा ए क्रॉस बी का। और ए क्रॉस बी में क्या है, ये ऑर्डर्ड पेयर आए हुए हैं। तो ये ऑर्डर्ड पेयर आए हुए हैं तो हम लोग का जो रिलेशन होने वाला है वो उसमें भी तो ऑर्डर्ड पेयर होंगे। सेट ए क्रॉस बी में क्या है, ऑर्डर्ड पेयर है। तो जो रिलेशन जो हमारी बनने वाली है जो कि ए क्रॉस बी का सबसेट होगा उसमें भी तो ऑर्डर्ड पेयर होंगे। तो ऑर्डर्ड पेयर क्या है, एक तरीके से जनरल टर्म है, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर किस प्रकार है कि इस प्रकार है, सच दैट, आप ऐसे साइन बना सकते हैं सच दैट, या सिर्फ आप डंडा खींच सकते हैं, हमने डंडा खींच दिया। इस प्रकार है कि x प्लस वाई बनकर 8 बनता है एंड x बिलोंग्स टू सेट A एंड y बिलोंग्स टू सेट B। ये हमने रिलेशन एक लिख दी है। ये किस में लिखी हुई है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखी हुई है, ठीक है। तो ये क्या है, ये रिलेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। तो आपको ये रिलेशन लिखनी है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखनी है, ये लिखी हुई है। तो इसे रोस्टर फॉर्म में परिवर्तित करते हैं तो जानेंगे कि क्या लिखा हुआ है। तो आपको जो ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी में आपको ऐसे ऑर्डर्ड पेयर ढूंढने हैं जो ये होता है ना, फर्स्ट एलिमेंट ये एक्स होता है और जो सेकंड एलिमेंट होता है ये वाई होता है, ठीक है। तो आपको ऐसे ऑर्डर्ड पेयर ढूंढने हैं जिसमें फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट का जो एडिशन है, जो योग है, वो कितना आ रहा हो, 8 आ रहा हो। तो आप ढूंढ लीजिए ऐसे कौन कौन से पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर आपके हो सकते हैं। तो 1,6 इनका एडिशन 7 आ रहा है, ये तो नहीं हो सकता। 1,7 इनको जोड़े तो 8 आ रहा है ना। तो आपका रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे वो कौन सा आएगा, ये वाला आ जाएगा, 1,7 आ जाएगा। क्योंकि इन दोनों को जब ऐड करते हैं तो कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, जैसा कि हमें रिलेशन में बताया गया था, ठीक है। तो रिलेशन हमारी ऐसे डिफाइन है, तो हमें जैसे हमें बताया गया डिफाइन करना, हमें वैसे डिफाइन करनी होगी। जो कंडीशन बताई गई है, जो 1,7 ऑर्डर्ड पेयर है जो कि ए क्रॉस बी का एलिमेंट है, तो वो क्या बोल दिया हमने, हाँ, तो जो ऑर्डर्ड पेयर है ना 1,7, वो इस कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है, इसलिए हमने 1,7 को ले लिया, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं 6,2। जब हम 6,2 को ऐड करेंगे, 6 + 2 करेंगे, ये x है ये y है, जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो हमारी जो रिलेशन है वो क्या हो रही है, सेटिस्फाइड हो रही है। तो ये वाला ऑर्डर्ड पेयर हमारा रिलेशन में आ जाएगा। तो 2,6 अभी आ जाएगा, 2,6 आ जाएगा। उसके बाद में 7 2 ये तो 9 हो जाता है, 6 3 भी 9 हो जाता है, 7 3 10 हो जाता है। तो ये जो तो हमारे ये दो ही ऑर्डर्ड पेयर क्या थे, पॉसिबल थे सेट के रिलेशन के अंदर, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका रिलेशन बन गया। तो ये होता है रिलेशन। और ये क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। जो रिलेशन होती है उसे हम लोग 3 तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो पहला फॉर्म क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। दूसरा फॉर्म है आपका रोस्टर फॉर्म। तो ये रोस्टर फॉर्म में रिलेशन को हमने लिख दिया। इसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर आए हुए हैं क्योंकि ए क्रॉस बी में ऑर्डर्ड पेयर थे, तो रिलेशन क्या होता है, उसको सबसेट होता है। तो रिलेशन में भी क्या आएंगे, ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। हमें बताया गया था कि रिलेशन हमारे इस तरीके से डिफाइन है
कि एक्स वाला जो ऑर्डर्ड पेयर होगा उसका एक्स वाला एलिमेंट और वाई वाला एलिमेंट को आप जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो देख लेते हैं, यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 1 है। ये एक्स वाला एलिमेंट है, ये वाई वाला है, तो इन दोनों को ऐड करें तो 8 आ रहा है, इन दोनों को ऐड कर रहे हैं 8 आ रहा है। तो ए क्रॉस बी का सबसेट होता है रिलेशन। तो ए क्रॉस बी के सबसेट में जो ऑर्डर्ड पेयर थे उनमें से ये सिर्फ 2 ही ऑर्डर्ड पेयर ऐसे थे जो इस कंडीशन को क्या कर रहे थे, फुलफिल कर रहे थे, यानी कि सेटिस्फाइड कर रहे थे। तो ये हमारा क्या हो जाएगी, रिलेशन हो जाएगी। समझ में आया? तो ये होती है रिलेशन। तो जो हमने यहाँ पे लिखा था सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा था, ये लिखा था हमने रोस्टर फॉर्म में। तो रिलेशन को हम लोग क्या करते हैं, 3 तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट होता है सेट बिल्डर फॉर्म, सेकंड होता है रोस्टर फॉर्म, आपने रोस्टर फॉर्म में देख लिया और सेट बिल्डर फॉर्म में देख लिया। अब थर्ड होता है आपका क्या कहते हैं, एरो डायग्राम। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ऐसे ओवल शेप में बनाएंगे 2 सर्कल। ये सेट ए हो जाएगा, ये सेट बी हो जाएगा। ओके, सेट ए में कितने एलिमेंट है, 1 2 3। सेट बी में एलिमेंट है आपके 6, 7। जब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट का जब कार्टेशियन प्रोडक्ट का एरो डायग्राम बनाते थे तो सारे के सारे एरो बनते थे। 1 था वो 6 के साथ में मैप होता था, 7 के साथ में मैप होता था। 2 भी 6 के साथ में मैप होता था, 7 के साथ में मैप होता था। और 3 भी क्या है, 3 की मैपिंग 7 के साथ में भी होती थी और 6 के साथ में भी होती थी और 7 के साथ में भी होती थी। बट कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है रिलेशन। तो सारे के सारे एलिमेंट, सेट ए के सारे एलिमेंट की मैपिंग होगी, सारे के सारे एलिमेंट सेट बी में प्रेजेंट है उनके साथ में नहीं होगी। तो कुछ ही चुनिंदा ऑर्डर्ड पेयर होंगे, उन्हीं की मैपिंग हम करेंगे। तो रिलेशन हमारा 1,7 रिलेशन हमारा ये है। और रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर आ रहा है 1,7 और 2,6। तो 1,6 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1,6, ठीक है, और 1,7 नहीं 2,6 ये क्या हो गया हमारा, ये हमारी रिलेशन का क्या हो गया, एरो डायग्राम हो गया। एरो डायग्राम देखने में ज्यादा बढ़िया लगता है। ठीक है, तो 1 की मैपिंग किसके साथ में हुई है, 6 के साथ में हुई है। तो 6 क्या कहलाएगी, इमेज कहलाएगी। ये इमेज होता है। आपसे कोई कहे एलिमेंट 1 की इमेज क्या है तो आप 6 बताएंगे। एलिमेंट 2 की इमेज क्या है, 6 क्या है, 6 हो जाएगी, क्योंकि एलिमेंट 2 किससे मैप है, 6 से मैप है। तो ये इमेज कहलाती है। ओके, और ये क्या कहलाते हैं, ये प्री इमेज कहलाती है। प्री इमेज कहलाती है। आपसे कोई पूछे 6 की प्री इमेज क्या है, तो 6 की प्री इमेज 1 है और 6 की प्री इमेज 2 है। ओके, तो ये होता है रिलेशन। रिलेशन क्या होता है, एक अगर आपके पास में एक सेट ए है और एक सेट बी है तो सेट ए और सेट बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट क्या कहलाता है, रिलेशन कहलाता है। याद रखिएगा, रिलेशन को हम 3 तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म और एरो डायग्राम से। तो आपने सेट बिल्डर फॉर्म भी देख लिया, एरो डायग्राम भी देख लिया, एरो डायग्राम भी देख लिया और सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म और एरो डायग्राम हमने तीनों देख लिए। ठीक है, तो अब बात आती है डोमेन की और रेंज की और कोडोमेन की। तो रिलेशन में क्या होता है, रिलेशन में डोमेन और कोडोमेन होता है। तो रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, रिलेशन में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर आ रहे होते हैं उनमें जो फर्स्ट एलिमेंट होता है, जैसे कि यहाँ पे 1 है, ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट 1 है और यहाँ पे 2 है, ये आपके कहलाते हैं डोमेन। तो ये डोमेन हो जाएगा आपका, जो आपके रिलेशन है, रिलेशन में डोमेन क्या हो जाएगा 1,2। और रेंज क्या हो जाएगा, जो आपके रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर बन रहे होते हैं उनका जो सेकंड एलिमेंट होता है, हर ऑर्डर्ड पेयर का जो सेकंड एलिमेंट होता है वो क्या कहलाता है, रेंज कहलाता है। जैसे रिलेशन में ये ऑर्डर्ड पेयर 2 ही ऑर्डर्ड पेयर है हमारे पास में, तो इस ऑर्डर्ड पेयर का जो सेकंड एलिमेंट है 7 और ये 6, ये आपके क्या कहलाएंगे, रेंज कहलाएंगे। ये क्या होता है, रेंज होता है 7,6। डोमेन हो गया, रेंज हो गया, और कोडोमेन क्या होता है, लिख लीजिए कोडोमेन। कोडोमेन होता है आपका, कहा गया, हाँ कोडोमेन होता है आपका सेट, पूरा का पूरा सेट बी। सेट बी क्या होता है आपका, कोडोमेन। ये सेट बी हो जाएगा, सेट बी है ना 6,7, ये आपका क्या हो जाएगा, कोडोमेन हो जाएगा। ठीक है, तो कोडोमेन क्या होता है, ये सबसेट होता है रेंज का। कोडोमेन सी क्या होता है, कोडोमेन को सी से डिनोट करते हैं, सी क्या होता है, सबसेट होता है रेंज का। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये हुआ आज का डिस्कशन रिलेशन के ऊपर। ठीक है, हमने पूरा रिलेशन कंप्लीट कर लिया है। तो आपके जो सिलेबस में है 11th के सिलेबस में रिलेशन इतना ही है। ठीक है, और जो इसके बाद में टाइप्स ऑफ रिलेशन होते हैं वो सब आपको 12th में पढ़ना होगा। तो आज की इस वीडियो में हमने पूरा का पूरा रिलेशन चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। जो पार्ट अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं।
तो उसके लिए एक स्पेशल वीडियो भी बन सकती है। बना ही देंगे। अगर कोई ऐसा कमेंट आता है कि भैया ये वाला पार्ट नहीं समझ में आया था आपने जब पढ़ाया था, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको कुछ बेनिफिट हुआ है तो। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। थैंक यू गाइज।